And this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today in this video we are going to discuss 10 questions of people in environment which were asked in December 2008 and June 2009, and one question of I think December 2009 as well. Okay, so I had increased the number of questions of people in environment and higher education because many more of you are facing problem in people in environment and higher education because factual questions were asked, so you have to study science EVS regarding this unit. Okay guys, so let's start our video. Fresh water achieves its greatest density at, देखिए फ्रेश वाटर अपनी ग्रेटेस्ट डेंसिटी कब अचीव करता है, तो कुछ हम फैक्चुअल चीज़ें जान लें फ्रेश वाटर के लिए। देखिए फ्रेश वाटर ग्रेटेस्ट डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस में अचीव करता है, ये सभी को मालूम है, बट कुछ चीज़ें इसके बारे में हम जान लेते हैं। ओके, ये सारे नोट्स मैंने आप ही लोगों के लिए खुद बनाए हैं, इसीलिए मुझे एक दिन का टाइम लग गया। देखिए फ्रेश वाटर अचीव इट्स ग्रेटेड डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ्रेश वाटर एक नेचुरल फॉर्म ऑफ वाटर होता है जैसे कि ग्लेशियर्स, रिवर, आइसबर्ग, बट इट डज नॉट इंक्लूड सी वाटर या फिर ओशियन वाटर। देखिए फ्रेश वाटर एक होता है जो पीने लायक पानी होता है, एक सॉल्ट वाटर होता है जो पीने लायक हमारे नहीं होता है। अगर हम बोलें कि हमारी पृथ्वी पे कितना परसेंट या हमारी अर्थ पे कितना परसेंट पानी पीने लायक है, तो 15% अर्थ पे पानी पीने वाला है या फ्रेश वाटर अवेलेबल है, और जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए या फिर हम लोगों के लिए पीने लायक है। 15% ही पानी पीने लायक है, रेस्ट किसके फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में है, जैसे कि ग्लेशियर्स के फॉर्म में, आइसबर्ग्स के फॉर्म में, वो हम नहीं पी सकते हैं। ओके गाइज, फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, रिवर्स में, लेक्स में, ठीक है, एंड फ्रोजन इन पोलर आइस कैप। ओके, अब देखिए ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन अर्थ इज सॉल्टी। लगभग जब मैं बोल रही हूँ कि 50% जैसा कि हमारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बता रही इतना ही पीने लायक पानी है, तो रेस्ट जितना पानी है वो क्या हुआ, वो सॉल्टी वाटर है। ओके, रेस्ट वाटर इज सॉल्टी वाटर, तो वो पीने लायक नहीं है। ओके, तो क्या है, जो अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ओशियंस में, सीज में, बेज में, लेक्स में। अगर सॉल्ट लेक, अगर आपसे ये क्वेश्चन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का पूछा जाए कि ग्रेट सॉल्ट लेक कौन सी है, तो उताह ग्रेट सॉल्ट लेक है। ओके, तो यहाँ पे ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, तो कि 4 डिग्री सेल्सियस हमारी वाटर अचीव करता है ग्रेटेस्ट डेंसिटी, और 15% ही पानी पीने लायक है। ठीक है, जो शुद्ध पानी फ्रेश वाटर ये रिवर से, लेक से, इन सब से मिलता है। ठीक, और जो हमारा सॉल्टी वाटर है वो हमें इन चीज़ों से यहाँ से मिलता है, ये ग्रेट सॉल्ट लेक है। ठीक, तो यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से हमें मिल जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विदाउट एनी डाउट। अब देखिए क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक। देखिए अर्थक्वेक के बारे में आपको सारी कुछ पता होनी चाहिए, ये नहीं कि ज़रूरी इसमें जो लिखा है सिर्फ अर्थक्वेक के बारे में आपको अगर आंसर कहीं से पता चल गया तो दैट इज इनफ, नहीं, पूरा आपको जानना पड़ेगा कि क्या होता है। इसलिए मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं कि अर्थक्वेक क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए आपको अगर इसके PDF चाहिए तो आप ले सकते हो, PDF टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूंगी। देखिए ये NCERT का मैंने फैक्ट उठाया है। क्या है अर्थक्वेक, मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फीयर प्लेट इज द कॉजिंग ऑफ शेकिंग ऑफ अर्थ। जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, शेक प्रोड्यूस करती हैं अर्थ पे। ओके, When edges of the plates are locked to each other, जब edges उसकी किनारे क्या होते हैं, लॉक हो जाते हैं, एक दूसरे से लॉक हो जाते हैं। ओके, तो क्या होता है, देन प्रेशर बिल्ड, उससे क्या होगा, प्रेशर उत्पन्न होगा, प्रेशर बिल्ड होगा। फिर ये प्रेशर क्या रिलीज करता है, शेकिंग रिलीज करता है अर्थ क्रेस्ट को। ठीक है, फिर वो शेकिंग जो होती है अर्थ क्रस्ट की, वो सडन मूवमेंट क्रिएट करती है जिसे हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। ओके, ये वाइब्रेशन जो होती हैं लार्ज एरियाज तक ट्रेवल करती हैं, इन वाइब्रेशंस को हम सेस्मिक वेव्स बोलते हैं।
देखिए अर्थक्वेक में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट इज द कॉजिंग ऑफ शेकिंग ऑफ अर्थ व्हेन द एजेस, जब एज क्या करते हैं, लॉक हो जाते हैं एक दूसरे से, तो उनमें प्रेशर क्रिएट होता है। वो जब प्रेशर रिलीज होता है और वो क्या कॉज करता है, अर्थ क्रेस्ट एंड कॉजेज अर्थ क्रेस्ट कॉज करता है ना। शेकिंग ऑफ अर्थ क्रेस्ट मतलब अर्थ क्रेस्ट को शेक करता है, अर्थ क्रेस्ट को शेक करता है। ओके, फिर उसके बाद वो जब अर्थक्वेक को शेक करता है तो उसमें अर्थक्वेस्ट में ही सडन मूवमेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। तो उससे वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन काफी लार्ज एरिया तक ट्रेवल करता है, जिसे हम सेस्मिक वेव के नाम से जानते हैं। ओके, नाउ दूसरा क्या है, पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट इनसाइड द क्रस्ट, क्रस्ट के अंदर जो अर्थक्वेक जहां ओरिजिनेट होता है, दैट इज योर फोकस पॉइंट। उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं, जहां पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। एंड द पॉइंट वर्टिकली अबव द फोकस, जो वर्टिकली अबव होता है उससे, फोकस से, उसे हम एपिसेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में अपना वाइब्रेशन ट्रेवल करता है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मैक्सिमम होती है किस पे, एपिसेंटर पे। अब आप, मैंने डायग्राम मेंशन करके रखा, आप इस पे देख सकते हो। देखिए यहाँ पे फोकस हुआ, यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ अर्थक्वेक आपका, इसी के ऊपर जस्ट, आई थिंक इसी के ऊपर जस्ट आपका एपिसेंटर आया वर्टिकली। ठीक है, ये आपका एपिसेंटर है, अर्थक्वेस्ट क्रेस्ट पे ये फोकस आया, इसके ऊपर ये आपका एपिसेंटर आया, यहाँ पे ये जो है ये दैट इज फॉल्ट, ये फॉल्ट स्क्रेप हुआ। ये लोकेशन है फोकस और एपिसेंटर की बताने की। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ अर्थक्वेक ट्रेमर्स रिकॉर्डेड बाय इंस्ट्रूमेंट, अर्थक्वेक के ट्रेमर्स जो होते हैं, अर्थक्वेक आने जो महसूस किया जाता है, ठीक है, वो एक इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है जिसे हम सेस्मोग्राफ बोलते हैं। और इंटेंसिटी मेजर की जाती है रिश्टर स्केल के द्वारा। रिश्टर स्केल का रेंज जो होता है 0 to 10 होता है। अर्थक्वेक जो मेजर करता है 7 और मोर, रिश्टर स्केल कंसीडर किया जाता है हाईली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक, है ना। जो मेजर करता है 7 या 7 से ज़्यादा ऑन द रिश्टर स्केल, रिश्टर स्केल पे वो क्या कंसीडर करते हैं, हाईली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक उसे माना जाता है। एंड वो जल्दी से जल्दी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो इतनी चीज़ें आपको अर्थक्वेक के बारे में क्लियर हो गई हैं। अब ये आपका सेस्मोग्राफ का मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दे दिया है। ये सेस्मोग्राफ इस तरीके का, ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये आपका सेस्मोग्राफ है। ओके, अब फैक्ट यही है, द साइंस दैट डील्स विद अर्थक्वेक इज सिस्मोलॉजी। जो साइंस डील करती है अर्थक्वेक से उसे सिस्मोलॉजी बोलते हैं, और जो साइंटिस्ट होते हैं, स्टडी करते हैं अर्थक्वेक की, उन्हें सिस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। इसी में मुझे टाइम लग गया, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है। देखिए फोकस हमने पढ़ा है, सेस्मोग्राफ पढ़ा है, एपिसेंटर पढ़ा है, स्वेल्स नहीं पढ़ा है। अब देखिए स्वेल्स जो होता है ना, बेसिकली आपका स्वेल्स हम बोल सकते हैं कि महातरंगे होती हैं। क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और यहाँ से कभी भी कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं इसको डिटेल में बताना चाहूँगी। पेरियार, नंदनकानन वन और आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये सब कहाँ है, ये सब तो आप बता दोगे रट के, या कैसे भी आपको कुछ को नॉलेज भी होगी, ऐसा नहीं है, बट स्टिल मैंने मेंशन किया है तो मैं बताना चाहूँगी। देखिए पेरियार क्या है, ये नेशनल पार्क है, इसे हम पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। ये वेस्टर्न घाट ऑफ केरला में स्थित है, जो हमारे सदर्न इंडिया का पार्ट है। ओके, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1982 में। तो आपको पेरियार नेशनल पार्क के नाम से भी आ सकता है, पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से भी आ सकता है। ये आपका वेस्टर्न घाट ऑफ केरला में स्थित है, जो कि हमारे इंडिया के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1982 में हुआ था। ओके, ना अगर नंदनकानन वन की अगर हम बात करें, जूलॉजिकल पार्क है, 473 हेक्टेयर या फिर 1080 एकड़ में ये बना है, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन इसे बोला जाता है, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा, जो कि हमारे इंडिया में है, स्थित है, इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में। क्या बताया मैंने, नंदनकानन वन एक जूलॉजिकल पार्क है जो 437 हेक्टेयर में इसकी मतलब एरिया है 437 हेक्टेयर,
1080 एकड़ के करीब, ठीक है। इसे बॉटनिकल गार्डन बोला जाता है, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा, जो कि हमारे इंडिया में है, एस्टैब्लिश हुआ था 1960 में ना। अगर हम सरिस्का की बात करें तो सरिस्का टाइगर रिजर्व आपका अलवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में है। राजस्थान हमारे इंडिया में है, ठीक है। राजस्थान का ही एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि है अलवार, जहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व पाया जाता है या फिर सरिस्का टाइगर रिजर्व स्टैब्लिश है। इट स्ट्रेचेज ओवर एन एरिया, ये एरिया कितना कवर करता है, 881 किलोमीटर स्क्वायर, comprising arid forest, dry deciduous forest, grassland and rocky hills। इसमें रॉकी हिल्स हैं, ड्राई डिसीजियस फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स हैं। ये स्टैब्लिश हुआ था 1955 में। ओके गाइस, अब इससे तो सब भली बात ही परिचित है। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, सबसे पहला नेशनल पार्क है या सबसे पुराना नेशनल पार्क हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। इन्हें एक जिम कॉर्बेट थे जो कि वेल नोन हंटर और नेचुरलिस्ट थे, उनके नाम पे ये नाम दिया गया, उनके नाम पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये हमारा उत्तराखंड में है, ठीक है। अब देखिए ये स्टैब्लिश हुआ था 1936 में। ओके, 1936 में हेली नेशनल पार्क टू प्रोटेक्ट, नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क। ये प्रोटेक्ट करता था इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर को। लोकेटेड कहाँ था या लोकेटेड कहाँ है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, पूरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में स्टैब्लिश है, ठीक है। ये नेम जिम कॉर्बेट कब किया गया, हंटर और जिम कॉर्बेट एक पर्सन थे जो कि एक वेल नोन हंटर और नेचुरलिस्ट थे, उनके नाम पे ये स्टैब्लिश किया गया। आई होप ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे गाइस। बहुत मेहनत लगी है इसको मुझे फाइंड आउट करने में, स्टिल सबको अच्छे से समझ में आ जाए, बस मोर देन इनफ है मेरे लिए। देखिए पेरियार आपको समझ में आ गया होगा। पेरियार मैंने कहाँ बताया था, पेरियार टाइगर रिजर्व आपका स्टैब्लिश है केरला में, ठीक है। केरला आपके साउथ इंडिया में, ठीक है। तो ए का 2 हो जाएगा विदाउट एनी डाउट, है ना। पेरियार आपका केरला में स्टैब्लिश है और ये आपका ए का 2 हो जाएगा। नंदनकानन वन के बारे में मैंने बताया, भुवनेश्वर उड़ीसा में स्टैब्लिश है नंदनकानन वन। ये देखिए भुवनेश्वर उड़ीसा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सभी को पता है, उत्तराखंड में स्टैब्लिश है। सरिस्का टाइगर रिजर्व मैंने बताया कि भाई राजस्थान में स्टैब्लिश है। तो ए में 2 हो जाएगा, बी में 1 हो जाएगा एंड सी में 4 हो जाएगा, जिम कॉर्बेट 4 हो जाएगा एंड डी में 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके दिसंबर 2008 के क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब देखिए अब हम डिस्कस करते हैं अपने 2009 के, जून 2009 के क्या है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द प्रोबेबल चेंज इन। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट मतलब हमारे पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसका किन किन चीज़ों से रिलेशन है, मतलब पर्यावरण पे क्या क्या चीज़ें आपकी प्रभाव डालती हैं, आप इसे छोटे में समझ सकते हो। तो देखिए फिजिकल कैरेक्टर भी प्रभाव डालेंगे, बायो फिजिकल भी प्रभाव डालेंगे, सोशियो इकोनॉमिक भी प्रभाव डालेंगे। किसी एक को हम नहीं बोल सकते। हमारे जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हैं वो फिजिकल, बायोफिजिकल, सोशियो इकोनॉमिक तीनों प्रभाव इस पे डालेंगे, है ना। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और गाइज ये सभी का आंसर सही था, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा इतनी डिस्कशन की ज़रूरत नहीं लगी मुझे। अब देखिए क्या है, बॉग इज अ वेटलैंड दैट रिसीव। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बोल सकते हैं। बॉग इज अ वेटलैंड दैट रिसीव वाटर फ्रॉम। बॉग एक तरह से हम बोल सकते हैं दलदल, ठीक है। एक तरह का वेटलैंड है, वेटलैंड को हम बोल सकते हैं आर्द्र भूमि, है ना। जो ये हमारी वेटलैंड होती है ना, इसे हम आर्द्र भूमि बोलते हैं। अब आर्द्र भूमि क्या होती है, हम बोलें तो गीली मिट्टी, है ना, गीली मिट्टी या फिर गीली भूमि, ठीक है। बॉग को हम बोल सकते हैं कि ये दलदल है, ठीक है। अब देखिए ये वाटर कहाँ से रिसीव करता है, बॉग इज अ वेटलैंड दैट रिसीव वाटर फ्रॉम। ये रिसीव करता है वाटर आपके प्रेसिपिटेशन से। किससे, प्रेसिपिटेशन से। अब ये प्रेसिपिटेशन आपका लेक से, है ना, ग्लेशियर से और ग्राउंड वाटर से नहीं होता है। ये प्रेसिपिटेशन आपका जो रिसीव करता है वो कहाँ से रिसीव करता है, रेन से। प्रेसिपिटेशन मतलब रेन से
स्नो से, इन सब चीजों से जो बरसती हैं, ठीक है। मतलब बॉग इज अ वेटलैंड दैट रिसीव वाटर फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मीन्स कि रेन या फिर स्नो जो बरस रहा है। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा अब तक, बट थोड़ा सा हम इस बॉग के बारे में पढ़ लेते हैं कि दोबारा अगर आए तो हमें प्रॉब्लम ना हो इस बॉग से रिलेटेड। देखिए, बॉग दैट रिसीव्स ऑल वाटर फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। अब ये लेक्स, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर से नहीं, ठीक है। प्रेसिपिटेशन मतलब जो रेन से, स्नो से जो फॉल होते हैं उनसे रिसीव कर रहा है ये पानी। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा। एक और चीज है, बॉग क्या है? वेटलैंड है दैट एक्यूमुलेट्स पीट, डिपॉजिट ऑफ डेड प्लांट। ओके, डेड प्लांट मटेरियल का डिपॉजिट होता है। अ बॉग अकर वेयर द वाटर एट द ग्राउंड सरफेस इज एसिडिक, एसिडिक नेचर होता है और न्यूट्रिएंट्स उसमें कमी होती है, न्यूट्रिएंट्स, तब ये बॉग की सिचुएशन फॉर्म होती है, बॉग होता है तब। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा बॉग वाला। नाउ तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज अ वेरी हाई रिस्क ऑफ अर्थक्वेक? कहाँ पे अर्थक्वेक के ज्यादा रिस्क होते हैं, कौन से रीजन में? सेंट्रल इंडियन हाईलैंड, कोस्टल रीजन, हिमालयन रीजन या फिर इंडियन डेजर्ट? तो देखिए, ये आपको क्वेश्चन मैं बोल सकती हूँ कि आपके जो क्या बोलते हैं, हिमालयन रीजन है ना, उनमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए, द रीजन ऑफ कश्मीर, द वेस्टर्न एंड द सेंट्रल हिमालय, नॉर्थ एंड मिडिल बिहार, यहाँ पे क्या होते हैं, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय, यहाँ पे अर्थक्वेक के आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। हिमालयन रीजन पे, पहाड़ियों पे, है ना, सेंट्रल हिमालयन रीजन पे क्या होते हैं, अर्थक्वेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। ओके गाइज, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके गाइज, नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अच्छा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टाइम एग्जाम में पूछा गया है। ये तो पूछा ही गया है, कजरी तो पूछा ही गया है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं कि कजरी है, ठीक है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोला गया है, कजरी के नाम से। कजरी हमारा जोधपुर में है, ठीक है, कजरी हमारा जोधपुर में है। ओके, देखिए, सेंट्रल एरिड जोन इंस्टीट्यूट हमारा कजरी है, कजरी आपका जोधपुर में है, ठीक है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है, बेसिकली आपका स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये हम बोल सकते हैं कि ये हमारा अहमदाबाद गुजरात में है। कहाँ पे है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर? अहमदाबाद गुजरात में ये है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद गुजरात में। ओके, नाउ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो सभी को पता है कि भाई ये हमारा न्यू दिल्ली की बात हो रही है। हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस, ये आपका कहाँ है? हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस, ये कोलकाता में है। ओके, तो अगर आपको दो भी पता थे, तीन भी पता थे, तभी आप मैच कर सकते थे। सेंट्रल कजरी आपका जोधपुर में, ये बहुत फेमस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आपको पता था। इसमें स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये में भी पता हो ना पता हो, बट ये अहमदाबाद गुजरात में। ओके, नाउ लास्ट वन बचा हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस, ये आपका है कोलकाता में। ओके, तो इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने पता नहीं लिखी है या नहीं, अगर लिखी होगी तो आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं नीचे, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैंने, तो आंसर आपका क्या हो जाए? ए में 4, बी में 3, सी में 2 एंड डी में 1। नाउ देखिए, ये पूछा गया इंडियन कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस सुनामी डिजास्टर इन द ईयर, किस ईयर हुआ था डिजास्टर? अब देखिए, इसमें मैंने आपके लिए नोट करके रखा, ईयर तो सबको वैसे पता ही है कि भाई ये 2004 की बात है, बट स्टिल मैंने अगर मेंशन करा है तो ये देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल एस्टिमेट्स इन इंडिया 10,136 पीपुल वर किल्ड, 10,136 पीपुल मारे गए थे, ठीक है। एंड 100 और या 1000 ऑफ पीपुल होमलेस हो गए थे, मतलब उनके पास घर नहीं रहा था जब ये सुनामी आई थी 2004 में। इंडियन ओशियन अर्थक्वेक नियर द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुनामी स्ट्रक सदर्न कोस्ट ऑन 26 दिसंबर 2004 को ये विनाश हुआ था। ओके, तो 2004 ये हो गया आपका, 2004 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ दिस क्वेश्चन, ये आपके जून 2009 के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये दिसंबर 2009 का एक क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन मैंने पूरे करने थे।
ओजोन लेयर इज प्रोड्यूस फ्रॉम, देखिए ये एक मेरी वीडियो है आपको लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के नाम से, उसमें आपको अच्छे से लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर मैंने क्लियर किया है। ओजोन लेयर कौन सी हार्मफुल क्या होती है, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, सब क्लियर किया। बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी, ओजोन लेयर इज प्रोड्यूस फ्रॉम, देखिए ये प्रोड्यूस होती है एटमॉस्फेरिक ओजोन से। कैसे प्रोड्यूस होती है? ओजोन लेयर इन द अर्थ, ओजोन लेयर अगर हम बोलें तो ओजोन लेयर आपकी कहाँ पाई जाती है? जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर होता है ना, स्ट्रेटोस्फेयर में ही तो पाई जाती है। ठीक, क्रिएट कैसे होती है? यूवी रे से, या फिर यूवी रेज, या फिर अल्ट्रावायलेट रेज, या अल्ट्रावायलेट लाइट से, जो स्ट्रिक करती हैं ऑर्डिनरी ओजोन मॉलिक्यूल्स को, ऑर्डिनरी ओजोन मॉलिक्यूल को स्ट्रिक करती हैं। ये कंटेन करते हैं कि 2 एटम, है ना, 2 ऑक्सीजन एटम को ये कंटेन करते हैं, या फिर O2, जो स्प्लिट करते हैं इंडिविजुअल ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन को, फिर वो कंबाइन होके अनब्रोकन O2 टू क्रिएट ओजोन। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एटमॉस्फेरिक ओजोन ऑक्सीजन इसमें आंसर होगा, बट स्टिल मैंने मेंशन किया है आपके लिए, इसको आप पढ़ लीजिए। इसमें भी है कि ओजोन इज इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। यूवी क्रिएट होती है यूवी रेज या यूवी लाइट के थ्रू, जो स्ट्रिक होती हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, कंटेन करती हैं 2 ऑक्सीजन एटम्स को, स्प्लिट दैम इन इंडिविजुअल ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन। ओके, ये एटॉमिक ऑक्सीजन पे आप गौर करिएगा, दैट कंबाइंस विद अनब्रोकन O2 टू क्रिएट ओजोन। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो यही तो लिखा है एटमॉस्फेरिक ओजोन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप ये आपको 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पेशेंस बना के आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। सिर्फ आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए नहीं वीडियो मैं बना रही हूँ, ये इसके जो भी क्वेश्चन पूछा गया है और जो ऑप्शन है सारे अच्छे से एक्सप्लेन करना, उन्हें अच्छे से समझना, ये हमारा मोटो होता है। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइस। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।